नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी गायत्री शुक्ला। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे पर दिल्ली से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी ने राष्ट्रपति के साथ संविधान का भी किया अपमान। राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर चौतरफा घिरी ममता सरकार। केंद्र ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती से शाम 5 बजे तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश। बीजेपी हुई हमलावर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया हिस्सा। कहा, महिलाएं हर क्षेत्र में निभा रही हैं अग्रणी भूमिका। आज नारी शक्ति नहीं किसी से कम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में हुई एंट्री। जेडीयू में शामिल हुए निशांत कुमार। डिप्टी सीएम बनने की अटकलें तेज। और टी20 विश्व कप कब्जा करने के मकसद से मैदान पर उतरेंगे टीम इंडिया के धुरंधर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत का न्यूजीलैंड से होगा सामना। इतिहास रचने के लिए महज एक कदम दूर भारत। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें दिल्ली मेट्रो के 2 कॉरिडोर का उद्घाटन और 3 कॉरिडोर का शिलान्यास शामिल है। पीएम ने जिन कॉरिडोर का उद्घाटन किया है उनमें लगभग 12.3 किलोमीटर लंबा मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और लगभग 9.9 किलोमीटर लंबा दीपाली चौक से मजलिस पार्क कॉरिडोर शामिल है। जिन कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है उनमें आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ और एरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज कॉरिडोर शामिल है। पीएम ने जनरल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन पुनर्विकास योजना के तहत 15,200 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये जीपीआरए कॉलोनियों के आधुनिकीकरण और सरकारी कर्मचारियों तथा प्रशासनिक कार्यालयों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा है। पीएम ने इस अवसर पर महिला लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी सौंपे। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को भी कार्ड प्रदान किए। दिल्ली में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद पीएम ने एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत देश की नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ की। नीति, प्रशासन, विज्ञान, खेल या समाज सेवा का क्षेत्र, भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ रही है। मैं पूरे देश की नारी शक्ति को आज महिला दिवस पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और राष्ट्र के विकास में उनके असीमित योगदान के लिए ऋण स्वीकार करता हूं और उन्हें अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं ताकि वो समाज और राष्ट्र को निरंतर मजबूती देती रहे, राष्ट्र को निरंतर प्रगति की राह पर ले जाने में नई ऊर्जा देती रहे। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम ने आरोप लगाया कि संथाल आदिवासी परंपरा के उत्सव में राष्ट्रपति ने शिरकत की, लेकिन वहां टीएमसी सरकार की बदइंतजामी की। यहां पे खासतौर से पीएम ने ममता सरकार पर अहंकारी होने का भी आरोप लगाया। देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और कल पश्चिम बंगाल में
टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के ये अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है, देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है, लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। दिल्ली में विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठाने वाली महिला लाभार्थियों के साथ संवाद किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, पीएम स्वनिधि, पीएम पोषण के लाभार्थियों के साथ ही दिल्ली मेट्रो को संचालित करने वाली महिला कर्मियों ने पीएम मोदी के साथ बातचीत की। आज का ये कार्यक्रम इस बात का भी प्रमाण है कि एक वर्ष पहले दिल्ली ने जिस आपदा से मुक्ति पाई वो कितनी जरूरी थी। अगर यहां पर आपदा सरकार न होती तो ये मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता, लेकिन आपदा वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली के लाखों लोगों की सुविधा को ताक पर रख दिया था। फर्क साफ है, आपदा वालों का तरीका था काम कम बहाने ज्यादा। आज दिल्ली में विकास का मॉडल है बहाने बंद, काम शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिला दिवस के मौके पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने वाली महिला लाभार्थियों से संवाद किया। क्या बातें हुई इन महिला लाभार्थियों की प्रधानमंत्री से और कितनी उत्साहित दिखाई दी ये प्रधानमंत्री से संवाद करके, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की लाभार्थियों से संवाद किया। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैडम, आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा पीएम जी से बात करके, बहुत ज़्यादा उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी। सामने से हमने उनसे बात की, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, 2 स्कीम के बारे में भी बताया, लोगों को आयुष्मान कार्ड के बारे में समझाया, लोगों को लोन्स के बारे में बताया। मैं तो यही कहूँगी और अच्छी योजनाएं बनाएं ताकि हम महिलाओं को खूब फायदा हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सबसे अच्छा मोदी जी में हमको ये लगा प्राइम मिनिस्टर जी से कि उन्होंने इतने धैर्य से, इतने स्थिरता से हमारी बात सुनी, ये सबसे बड़ी बात है। कभी सोचा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री से हमारी बात होगी। उनकी इस योजना की वजह से हमें बहुत लाभ मिला है, हम धुएं से भी बचे हैं, हमारी आंखों का भी फ़ायदा हुआ उससे, और हमारे पास टाइम भी हो जाता है बच्चों के लिए टाइम देने के लिए। उज्ज्वला की उससे हमें गैस सिलेंडर फ्री मिला है। पहले हम उपलों से खाना बनाते थे, उनसे हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो पीएम मोदी ने जो ये योजना की है उसकी वजह से हमें बहुत लाभ हुआ है। आयुष्मान कार्ड का हमको अच्छा सुविधा मिला है, अच्छा फायदा मिला है, उसी से हमारी डायलिसिस होती है, नहीं पहले बहुत दिक्कत होती थी। इलाज फ्री होता है? हाँ, इलाज फ्री है, हॉस्पिटलों में हर चीज़ का सुविधा मिलता है इससे। मेरा फर्स्ट स्टेज पे ही मुझे कैंसर का पता चल गया था, तो आयुष्मान से मेरा इलाज हो गया, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, हम सारे घर के घबरा गए थे कि बहुत बड़ा इलाज है, इससे तो हम करवा नहीं पाएंगे। फिर आयुष्मान से मैं इलाज स्टार्टिंग में मेरा हो गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा मोदी जी से मिलने के लिए,
धन्यवाद मैं बहुत करती हूँ। और मैं भी जल योजना का सिलेंडर मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा। मुझे पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं उनसे मिली और इतना टाइम दिया उन्होंने, फैमिली की तरह कि हमारा परिवार है। मेरे को ये नहीं लगा उनसे मिलके कि वो देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े हैं, वो हम बहुत टाइम दिया उन्होंने, उसके लिए थैंक यू उनको। तो कहीं ना कहीं ये जो महिलाएं हैं वो काफ़ी उत्साहित नजर आई, उत्साहित इसलिए नजर आई क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके साथ संवाद कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने इन महिलाओं के साथ संवाद किया और इन महिलाओं ने भी अपने अनुभवों को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। कैमरामैन उत्तम सिंह, मोहित उइके और मेरे सहयोगी नीरज सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। सरोजनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी जैसे प्रमुख स्थानों पर जीपीआरए पुनर्विकास परियोजनाएं एनबीसीसी ने पूरी की हैं, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। सरकारी कर्मचारियों के लिए बने नए फ्लैट्स की क्या क्या खूबियां हैं, एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक केपी महादेवस्वामी से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ एनबीसीसी के चेयरमैन मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। किस तरीके से इस आवास को बनाया गया है, क्या क्या सुविधाएं हैं और कितने आवास बने हैं? ये 3 बेडरूम सेट का मकान है। 502 मकान आज हम इन लोग को जीपीआरए ऑफिसर्स को दिया हुआ है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज इनाग्रेट करके दिया हुआ है। ये 11 टावर का इनाग्रेट किया हुआ है। ये इसमें सोलर का प्रोविज़न है, मॉड्यूलर किचन है, रिसाइकल पानी वाटर यूज़ कर रहा है, एसटीपी का वाटर यूज़ करके ये कर रहा है। सो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलता है विकसित भारत का दिशा में हम सब लोग तैयारी करके ये मकान हैंड ओवर कर रहे हैं। इससे कहा जा रहा है कि बहुत सारे फायदे होने वाले हैं सरकार को। ये फायदा होने वाला है। पहले G+1-2 का मकान था, अभी हम G+9-10 का बना रहे हैं। ये एयरपोर्ट का हाइट रिस्ट्रिक्शन का चलते इधर सफ्दरजंग एयरपोर्ट का फनल पे आ रहा है, G+9-10 पे बना रहा है। सो यहाँ जो सुविधा दिया हुआ है, लिफ्ट का प्रोविज़न है, फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए रैम्प दिया हुआ है, सो वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, उसके लिए यूटिलिटी बालकनी दिया हुआ है। सो एनर्जी को कंजर्वेटिव करते हैं सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे। एंड ये जीपीआरए जो भी बन रहा है इसमें गवर्नमेंट का कोई बजटेड फंड नहीं है, ये सारे सेल्फ सस्टेनेबल बजट में चल रहा है। इसको सर बनाने में कितने आपको कॉस्ट आया है और क्या इससे फायदा दिख रहा है? पहले हमारा 12,000 मकान था, उसका जगह में आज के दिन में हम 21,000 मकान बना के दे रहे हैं। उसमें कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। उसका अलावा एक जीपीओ है जो जनरल पूल ऑफिसर अकोमोडेशन 24 लाख स्क्वायर फीट का बना के दे रहा है। वहाँ जो कर्तव्य पथ से कुछ ऑफिस को अभी इधर शिफ्ट कर रहा है, स्टील डिपार्टमेंट, कोल डिपार्टमेंट, वो सब इधर शिफ्ट हो रहा है। उसका अलावा सर्विसेज जो है, सीएमसी स्कूल अभी 2 दिन पहले इनाग्रेट हुआ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब हम बना के दे रहे हैं। इसमें कोई बजटेड फंड नहीं है, ये सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे है। किस किस कैटेगरी के लोगों को यहाँ रखा गया है? ये टाइप 2 से चालू होकर टाइप 7-8 तक बना रहे हैं हम। पहले शुरू होता था टाइप 1 सिंगल बेडरूम, अभी आउटडेटेड हो गया। मिनिमम जो है टाइप 2 है, एसओ लेवल का ऑफिसर्स को स्टार्ट होता है, उससे टाइप 8 तक बना के हम दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 20,000 मकान अगला 2 साल के अंदर रेडी होके मिलेगा। ये नरोजी नगर, सरोजी नगर, नेताजी नगर एंड कस्तूरबा नगर, ये 7 कॉलोनी में। जो खबर आ रही है कि इस इलाके के चेहरे बदल जाएगी, जिस तरीके से एनबीसीसी ने शानदार काम किया है। एक अच्छा सुविधा, दिल्ली का मॉडर्न रूप बदल रहा है। उसी में हम विकसित भारत के लिए जो पीएम साहब बोलते हैं 2047, उसका दिशा में हम काम कर रहे हैं। विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए और दिल्ली को कैसे बेहतर और सुंदर दिल्ली बनाया जाए, उसे पूरा करने के लिए एनबीसीसी ढेरों प्रयास कर रही है और जिसका नतीजा ये सरोजनी नगर का ये फ्लैट्स है। कैमरामैन पीयूष शर्मा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने सरोजनी नगर में आवास लाभार्थियों को मकान की चाबी सौंपी। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री की इस दौरान जमकर तारीफ की। मुझे कस्तूरबा नगर में टाइप 3 क्वार्टर अलॉट हुआ है, जिसकी चाबी मुझे मोदी जी द्वारा मिली है, जो कि मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आज कस्तूरबा नगर टाइप 3 क्वार्टर अलॉट हुआ है, उसकी चाबी मुझे आज श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से हमें अलॉट किया गया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अभी मेरी जॉब न्यूली है, मेरे 4 मंथ्स ही हुए हैं और 4 मंथ्स के अंदर ही मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर्स अलॉट हो गए
वो भी इतने अच्छे हैं। कस्तूरबा नगर में मुझे अलॉट हुआ है, ये मेरे लिए एक प्राइड मोमेंट है। और वो भी मोदी जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा मुझे ये की अलॉट हुई है। मतलब ये पता नहीं सकती मैं कितना ये मेरे लिए गौरवान्वित विषय है ये मेरे लिए। मुझे बहुत खुशी है आज के दिन प्रधानमंत्री के हाथ मुझे चाबी मिला। मेरे लाइफ का सबसे मैं बता नहीं सकती इतना अच्छा दिन है। शायद ही इस लाइफ में दोबारा ये दिन आए। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू जो उनके हाथ से चाबी मिला। मुझे अपने आप पे बहुत गर्व महसूस हुआ। सरकारी आवास के लिए एप्लीकेशन करना, उसमें आपका नंबर आ जाए, अलॉटमेंट हो, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है, उसका पोजीशन मिलना। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें एक रूटीन ऑफिशियल प्रोसेस होती हैं, लेकिन उसकी चाबी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से प्राप्त होना ये अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है और जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। तो इसीलिए ये मकान मैंने पहली बार ही अप्लाई किया था और ये मेरे को अलॉट हो गया और उसकी चाबी प्रधानमंत्री जी से मिली है। तो इसका हमेशा एक अहम स्पेस रहेगा मेरी लाइफ के लिए। मुझे ये फ्लैट अलॉट हुआ है एंड टेकिंग कीज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, इट्स रियली अ प्राइड मोमेंट फॉर मी। एंटायर सर्विस का ये पहला वो जो है, तो इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर मी। और आइए सीधा लुक कर लेते हैं, राष्ट्रपति जो हैं वो संबोधित करने जा रही हैं यहाँ पर। आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। इस अवसर पर मंच में विराजमान राष्ट्र सेविका समिति के प्रमुख सुश्री बी शांता कुमारी जी, भारतीय विद्युत परिषद की सचिव प्रोफेसर बी शिवानी जी, सरना के अध्यक्ष श्रीमती अंजू आहूजा जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों, स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। इस आयोजन के लिए भारतीय विद्युत परिषद तथा राष्ट्रीय सेविका समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि भारतीय विद्युत परिषद द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा, शास्त्रीय चिंतन और वैचारिक विमर्श को जीवंत बनाए रखने की प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे और भी बताया गया है कि आज ये फर्स्ट कन्वेंशन काल शुरू हुआ 26 राज्य में। इसी तरह के बहनों बेटियों को इकट्ठे करके उसको शुरुआत किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित, साहित्य तथा कला की महान विशारद को ज्ञान भारतम मिशन जैसा प्रयासों से संरक्षित और प्रसारित किया जा रहा है। भारतीय भाषाओं तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को सांस्कृतिक आधार प्रदान किया जा रहा है। ऐसे प्रयासों से जुड़े सभी संस्थानों को पारस्परिक समन्वय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आप सबके साथ ये साझा करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस वर्ष बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन के पावन अवसर पर राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर नामक एक विशेष पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। ग्रंथ कुटीर में भारत की शास्त्रीय भाषाओं में संरक्षित ज्ञान परंपरा से समृद्ध पांडुलिपियों तथा ग्रंथों का संग्रह उपलब्ध है। राष्ट्रपति भवन के द्वार सभी आगंतुकों के लिए खुले जाएंगे एवं खुला है। आप जब भी राष्ट्रपति भवन का भ्रमण करेंगे तो आप ग्रंथ कुटीर के संग्रह के साथ अवलोकन कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि उस संग्रह को देखकर आपको प्रसन्नता होगी। देवियों और स्वजनों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही आप सबसे ये अनुरोध भी करती हूँ कि नारी शक्ति के प्रत्येक प्रेरक उदाहरण का स्मरण करें तथा आज के संदर्भ में उनके आदर्शों को कार्य रूप प्रदान कर दे। जैसे कि
शांता मैडम ने कहते हैं सुनना और भूल जाना, खुशी हो जाना कि यार मेरे मीटिंग में इतने महिलाएं, इतने भाई बहन इकट्ठे हुए थे, सुने, लेकिन सुनने के बाद उसको आत्मसात करना, उसको जीवन जीने की कला बनाना, जिंदगी के हर कदम पे उसको एग्जीक्यूट करना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। वैदिक काल में ब्रह्मवादिनी महिलाओं की प्रखरता से लेकर आधुनिक युग में रानी दुर्गावती, वीर माता जिजाबाई, रानी चन्नम्मा, लक्ष्मीबाई, झलकारीबाई और देवी अहिल्याबाई होलकर के शौर्य तथा बुद्धिमत्ता के आदर्श पूरे समाज के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है। उनको हम पढ़ें, इतिहास के रूप में शायद उसको लिख के कुछ टॉपर भी बने हैं, लेकिन जिंदगी में अपने आप को पूछना चाहिए कि हम उसको अपने जिंदगी में कितने एग्जीक्यूट किया और उत्तर पीढ़ी के लिए उसी रास्ता को पथेय बनाने के लिए कितने प्रेरणा दिए। आज इसीलिए जो विद्युत परिषद को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतिहास को पुनर्जागरण करना चाहिए। हम लोगों का जो स्वप्न है 2047 में विकसित भारत केवल वैज्ञानिक के रूप में नहीं, स्पेस साइंस के रूप में नहीं, टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं, हम लोगों का संस्कृति परंपरा, हम लोगों का आधार, भारत जो का स्वतंत्र ना, उनका पुराना ग्रंथ, पुराना शैली, पुराना जीवन जीने का जो शैली, उसको जीवंत करना, पुनर्जीवित करना, ये जो और एक बार आपने शुरुआत किए हैं, आपको जितने भी धन्यवाद किया जाए शायद कम ही होगा। पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने का उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव मातृशक्ति का बंधन है। हमारे महान राष्ट्रीय गीत को शब्दों में भारत माता एक और सुहासिनी और सुमधुर भाषिणी है, तो दूसरी ओर रिपुदल बारिणी और 200 प्रहरण धारिणी। हम दुर्गा माता को बंधन किया जाए। भारत माता को दुर्गा के साथ तुलना किया गया है इसमें, इसीलिए कि भारत के जैसे कि प्रधानमंत्री जो कहा करते हैं, मैं उसको बार बार दोहराती हूँ, ये भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष, ये जीता जागता राष्ट्र माता है, दुर्गा देवी है। राष्ट्र सेविका समिति की प्रार्थना में भारत माता का विश्व शक्ति के रूप में नमन किया जाता है। उस प्रार्थना में ये भी बताया जाता है कि हमारा देश की नारी सुधीरा है, समर्था है, श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती है। सेवा, समर्पण, राष्ट्रीयता, वीरता, धैर्य और प्रतिभा के आयामों पर नारी शक्ति पुरुषों के समकक्ष है अथवा श्रेष्ठतर है। इसीलिए नारी को मैं दोहराना चाहूंगी, श्रीमती पहले लिखा जाता है, श्रीमती इसके बाद श्री, राधा के बाद कृष्ण, सीता के बाद राम, सीताराम, सीताराम जपो, राम सीता जपते नहीं, सीताराम। तो शायद उसको देवी कहा जाता था, देवी कह के संबोधन भी किया जाता था, इसीलिए महिलाओं को आगे रखा जाता था। उच्च शिक्षण संस्थानों के अधिकांश समारोह में मैंने देखा है कि श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक है। मुझे लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स, बेटियां तो प्रयास करते हैं, समाज प्रयास करते हैं, इस जैसा विद्वान प्रयास करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी शायद प्रयास करते हैं
कि वो जो चक्र जो और भी घूमना चाहिए उसी दिशा में घूम रहा है। इसीलिए बेटियां आज जितने भी मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां होते हैं, ज्यादा बेटियों को मिलता है। ये इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिलने पर बेटियां बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बीच में जो बहुत सारे लोग हम लोगों के देश को शासन प्रशासन किया, हम लोगों को परंपरा, हम लोगों को अतीत को ये सब नष्ट भ्रष्ट कर लिया, लेकिन पुनः हम उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमें इस कटु यथार्थ को भी स्वीकार करना होगा कि आज भी अनेक महिलाओं को सामाजिक रूढ़ियों, आर्थिक असमानताओं और साइकोलॉजिकल बैरियर्स का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं से जुड़े ऐसी समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता और आधारित सामूहिक प्रयासों से ही उसको खत्म किया जा सकता है। कहा जाता है एक एक फैमिली बन के समाज में हमको तो रूढ़िवादी समाज कौन बनाया है? समाज तो हम बनाया है। समाज में अच्छी चीजें है तो अच्छी चीज को हम बना रहे हैं, तो जो खराब चीज है उसको तो समाधान करना, समाप्त करना दायित्व भी हम लोगों का है। तो मुझे लगता है उसी चीज की ओर भी प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र सेविका समिति जैसे संगठन इस दिशा में निर्णायक योगदान दे सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि लगभग 9 दशक पहले जिस संस्थान का शुभारंभ किया था वो आज महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के अनेक आयामों पर सक्रिय है। आज से लगभग 1 दशक पहले राष्ट्र सेविका समिति के अंतर्गत शरण्या नामक समूह की स्थापना की गई थी। मुझे बताया गया है कि शरण्या का उद्देश्य वंचित वर्गों की महिलाओं से शिक्षा, कौशल, आत्मनिर्भरता तथा नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। मुझे विश्वास है ये प्रयास समावेशी और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अच्छा प्रयास सिद्ध होगा। हम लोगों का सरकार का भी उद्देश्य जी अंत्योदय, लास्ट में खड़ा हुआ लोगों का पहले उदय होना चाहिए, उत्थान करना चाहिए। वहाँ पहले सूर्य किरण जैसे लास्ट में शुरू होता है, ऐसे ही उसका उदय होना चाहिए, उसका उत्थान होना चाहिए। मुझे लगता है, मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। मैं विभिन्न राज्यों में अपनी यात्राओं के दौरान वंचित वर्गों की बहनों और बेटियों से मिलने की प्राथमिकता देती हूँ। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों, स्वरोजगार स्थापित करने वाली महिलाओं तथा सरकार द्वारा कल्याण कार्यक्रमों के तहत दी जाने वाली धनराशियों का बहुत समझदारी के साथ उपयोग करने की मैं सलाह देती हूँ। विपरीत परिस्थितियों के बीच उन महिलाओं की उपलब्धियों मुझे आशा की किरण देती है। हमारे देश में महिला किसी भी चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ सकते हैं। उनमें ये सामर्थ्य है, थोड़ा हौसला दरकार, थोड़ा सहयोग दरकार, उन संवेदनशील दरकार उनके प्रति। ये गवर्नमेंट, ये सरकार उन लोगों के प्रति, उन महिलाओं के प्रति जो सम्मान दिखाते हैं, सहयोग करते हैं, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मसंपूर्ण बनाने के लिए, इनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। देवियों और स्वजनों, महिलाएं खेत खलियान से लेकर अंतरिक्ष तक, स्वरोजगार से लेकर सेनाओं तक अपना योगदान दे रहे हैं। खेलकूद के क्षेत्र में हमारी बेटियों ने विश्व स्तर पर नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों के बल पर अनेक क्षेत्रों में हमारी बहनों और बेटियां, ये भागीदारी उनका बढ़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिल रहा है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 57 करोड़ से अधिक बैंक खाता खुली जा चुकी है। इनमें महिलाओं की संख्या 56%। पंचायती राज संस्थाओं में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या लगभग 46%। महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देने वाले नारी शक्ति बंधन अधिनियम से महिलाओं के नेतृत्व द्वारा विकास की सोच को अभूतपूर्व शक्ति मिली है। आज हमारे देश वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है। देश में लखपति दीदी की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निकट भविष्य में जो प्राप्त हो जाएगा। सितंबर 2025 में चलाए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगभग 7 करोड़ महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। इस अभियान द्वारा महिलाओं का इलाज शीघ्रता से शुरू किया जा रहा है। इस प्रकार नारी केंद्रित योजनाएं हमारी बेटियां और बहनों के सबल प्रदान कर रही है। देवियों और स्वजनों, हमारी परंपरा के अनुसार शक्ति ही शिव का पूर्णता प्रदान करेगी। कहा जाता है शिव शक्ति बिना शिव सब है, शिव नहीं रहते। इसीलिए शक्तियों को ज्यादा सशक्त करना है, हर तरह से, शिक्षा से, आर्थिक रूप से। इसीलिए तो हम लोगों का सपना जो 2047 में विकसित भारत बनना, इसी दिशा में सामाजिक संस्थाएं, सरकार, हर कोई लगे हुए हैं। मुझे लगता है इस तरह हम प्रयास करेंगे तो वो दिन दूर नहीं। मुझे लगता है 2047 से पहले ही हो जाएगा, हम लोगों का प्रयास होगा। शिव और शक्ति की अभिन्नता हमारे सांस्कृतिक चेतना का मूल तत्व है। मानव समाज की प्रगति का रथ तभी आगे बढ़ेगा जब उस रथ के दोनों पहिया अर्थात महिला और पुरुष पूर्णतः समान और समन्वित होंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे देश की महिलाएं पुरुष के समकक्ष योगदान देते हुए तेजस्वी राष्ट्र के रूप में विकसित भारत का निर्माण करने में समान भूमिका निभाएंगे। और ये विद्युत परिषद का जो लक्ष्य, ये सभी बहनों, सभी बेटियों को शिक्षा पहुंचाना और अपने संस्कृति, अपने परंपरा, अपने इतिहास को पुनर्जीवित करना और अपने संस्कार के साथ आगे बढ़ना। हम टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ेंगे, स्टेम सीखेंगे। स्टेम आजकल हर जिले में शायद एक गर्ल्स चाइल्ड के लिए हॉस्टल बनाया जा रहा है। उनको स्वतंत्र विज्ञान का शिक्षा दिया जाएगा। हम वैज्ञानिक बनेंगे, ऐतिहासिक बनेंगे, लेकिन अपना परंपरा, अपना संस्कृति, अपना धैर्यता, अपना मानसिक संतुलन, जो परंपरा है उसको बनाए रखना हम लोगों का ध्येय होना चाहिए। ये मुझे लगता है आपका सपना जरूर पूर्ण होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो विज्ञान भवन में नारी तो नारायणी विषय पर इस राष्ट्रीय सम्मेलन को राष्ट्रपति ने संबोधित किया और बताया कि किस तरीके से देश के विकास की जब बात की जाए तो हर एक क्षेत्र में महिलाएं आज अग्रणी हैं और खासतौर से 2047 का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, वहां भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।